नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। जैसा कि हम बीएससी पार्ट थर्ड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे, उसमें हमने बेसिक चीज़ें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड वो डिस्कस की थी। इसके बाद हमने परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, रासायनिक विस्थापन, टीएमएस संदर्भ यौगिक के रूप में एनएमआर में क्यों प्रयुक्त किया जाता है, इसको डिस्कस किया था। इसके बाद में एनएमआर स्पेक्ट्रल डेटा की जो स्केल है, डेल्टा स्केल और टाउ स्केल, उसको डिटेल से डिस्कस किया। इसके अलावा हमने रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर दो प्रमुख कारक, जो प्रेरणिक प्रभाव और कार्बन की संकरित अवस्था, इसको डिस्कस किया था। इसके आगे आज हम इसी से रिलेटेड टॉपिक विषमदेशिक प्रभाव या एनाइसोटॉपिक इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। विषमदेशिक प्रभाव क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंट में आपका जो सैंपल मॉलिक्यूल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग किस डायरेक्शन के अंदर अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है, इसको हम विषमदेशिक प्रभाव कहते हैं। जैसे कि हमने परिरक्षण प्रभाव में पढ़ा था कि बेंजीन का मॉलिक्यूल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित कर लेता है, और इस कारण से बेंजीन वलय के बाहर पाई इलेक्ट्रॉनों के रिवोल्यूशन के कारण जो द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र है वो बेंजीन वलय के बाहर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को अपोज करता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को रीइंफोर्स करता है, उसको बढ़ा देता है। इस कारण से परिरक्षण प्रभाव वहाँ पे दिखाई देता है। तो ऐसे ही हम देखेंगे परिरक्षण प्रभाव के कारण रासायनिक विस्थापन बेंजीन में, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, एल्कीन में तथा एल्काइन में, जो कि हमारे सिलेबस में है, उसको 1 बाय 1 हमें डिस्कस करना है। बेंजीन वलय का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बेंजीन वलय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अपने आप को लंबवत व्यवस्थित कर लेती है, परपेंडिकुलर अरेंज हो जाती है। इस कारण से द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र जो पाई इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, ये द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र प्रोटोनों पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को रीइंफोर्स कर देता है, उसका परिवर्धन कर देता है, उसको बढ़ा देता है। इस कारण से जितना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है उससे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र नाभिक द्वारा अनुभव किया जाता है, और इस कारण से आपका जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाता है, निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है, क्योंकि जितना आप दे रहे हो उतना उससे कई ज़्यादा नाभिक द्वारा अनुभव किया जा रहा है। तो नाभिक को अनुनाद में आने के लिए क्या करना होगा? नाभिक को अनुनाद में लाने के लिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य को घटाना पड़ेगा। इस कारण से आपका एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाएगा, निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम देखें कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, एल्डिहाइड्स और कीटोन में, तो कार्बोनिल जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर 2 प्रोटॉन हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष लंबवत व्यवस्थित हो गया विषमदेशिक प्रभाव के कारण, एनाइसोटॉपिक इफेक्ट के कारण। तो जो चुंबकीय क्षेत्र, अब जो पाई इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन हो रहा, कौन से पाई इलेक्ट्रॉन? जो CO कार्बोनिल समूह का जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें स्पिन के कारण सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? अगेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स करेगा। नाभिक द्वारा अनुभव किया गया चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी आपको अनुनाद प्राप्त करने के लिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य को घटाना होगा, यानी कि आपका सिग्नल डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाएगा, निम्न क्षेत्र की ओर एनएमआर संकेतों का विस्थापन हो जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं एथीन। एथीन का मॉलिक्यूल भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अपने आप को लंबवत व्यवस्थित कर लेता है विषमदेशिक प्रभाव के कारण, एनाइसोटॉपिक इफेक्ट के कारण।
अगेन यहाँ पर भी जो कार्बन कार्बन के बीच पाई बंध है, इसके पाई इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के कारण उत्पन्न सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को रीइंफोर्स करता है, उसका परिवर्धन करता है। यहाँ पर भी आपको सेम फिनोमिना देखने को मिलेगी, यानी कि अगर प्रोटोनों को रेडियो विकिरणों के साथ में अनुनाद में आना है तो उस स्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का जितना लगाया उसको आपको जितना चाहिए उससे कम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी, यानी कि आपका सिग्नल अगेन निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाएगा। तो बेंजीन मॉलिक्यूल के केस के अंदर, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में और एल्कीन में जो प्रोटोनों की स्थिति है या एनएमआर सिग्नल की स्थिति है, वो एनएमआर सिग्नल का विस्थापन निम्न क्षेत्र की ओर हो गया है ड्यू टू एनाइसोटोपिक इफेक्ट, विषमदेशिक प्रभाव के कारण। लेकिन इसके अलग यदि हम एसिटिलीन की बात करें, एसिटिलीन में मॉलिक्यूल अपने आप को किस तरह से अरेंज कर लेता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज कर लेता है, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। एसिटिलीन का जो मॉलिक्यूल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, समानांतर या उसी की दिशा में व्यवस्थित हो गया है। यहाँ पे जो प्रोटोनों पर आप देखिए कि एरो का साइन नीचे की ओर प्रोटोनों की तरफ बना हुआ है, प्रोटोन के पास जो एरो बना हुआ है वो नीचे की ओर है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कर रहा है, यानी कि नाभिक को शील्ड कर रहा है, नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से शील्ड कर रहा है। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट होगा एनाइसोटोपिक इफेक्ट के कारण, विषमदेशिक प्रभाव के कारण यहाँ पे प्रोटोनों का या नाभिक का परिरक्षण होगा। और जब परिरक्षण होता है उस कंडीशन में सिग्नल जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है, यानी कि अपफील्ड शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी। क्यों अपफील्ड शिफ्टिंग होगी? जैसा कि हमने जब परिरक्षण प्रभाव पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था कि जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, और जब अपोज होता है उस कंडीशन के अंदर नाभिक द्वारा अनुभव किया गया चुंबकीय क्षेत्र लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अपेक्षा कम होगा। इस कारण से अनुनाद प्राप्त करने के लिए आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का सामर्थ्य बढ़ाना पड़ेगा। इसी कारण से एनएमआर सिग्नल जो है वो अपफील्ड शिफ्ट हो जाता है, उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। वी परिरक्षण प्रभाव में क्या होता है, जितना आप लगाते हो उससे ज़्यादा अनुभव होता है, इस कारण से चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य घटाना होता है, इस कारण से सिग्नल कहाँ जाता है, निम्न क्षेत्र की ओर। लेकिन परिरक्षण के केस के अंदर आपको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य बढ़ाना होता है, इस कारण से सिग्नल कहाँ चला जाएगा, उच्च क्षेत्र की ओर चला जाएगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि एसिटिलीन के अंदर सिग्नल विषमदेशिक प्रभाव के कारण उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापित हो रहा है, जबकि बेंजीन, कार्बोनिल यौगिक और एल्कीन में विषमदेशिक प्रभाव के कारण सिग्नल उच्च क्षेत्र की ओर विषमदेशिक प्रभाव के कारण निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने रेज किया था, जब हम संकरण अवस्था का एनएमआर या रासायनिक विस्थापन के ऊपर क्या प्रभाव होता है उसको जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था कि एसिटिलीन में कार्बन sp संकृत अवस्था में है। sp संकृत अवस्था में कार्बन जो है उसकी विद्युत ऋणता उच्च होती है, जबकि एल्कीन के अंदर कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, इसकी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एसिटिलिनिक कार्बन या sp कार्बन की तुलना में कम होती है। तो यदि हम संकरण के द्वारा देखें तो हमें क्या होना चाहिए, एसिटिलीन का सिग्नल निम्न क्षेत्र की ओर मिलना चाहिए और एल्कीन का सिग्नल जो है वो उच्च क्षेत्र की ओर प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विषमदेशिक प्रभाव के द्वारा।
एल्कीन या एथीन के अंदर हमें विषमदेशिक प्रभाव जब हमने देखा तो वहाँ पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को रीइंफोर्स कर रहा है द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र। इस कारण से विपरिरक्षण हो रहा है और विपरिरक्षण के कारण एनएमआर सिग्नल निम्न क्षेत्र की ओर जा रहा है। जबकि एसिटिलीन में क्या हो रहा है, परिरक्षण हो रहा है विषमदेशिक प्रभाव के कारण। इस कारण से सिग्नल का विस्थापन उच्च क्षेत्र की ओर हो जाता है। तो क्लियर है, यहाँ पे हमारा जो आंसर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें विषमदेशिक प्रभाव को यूज में लेना होगा, जो कि एक्सप्लेन करेगा कि क्यों एसिटिलीन का सिग्नल उच्च क्षेत्र में प्राप्त होता है और एथीन का सिग्नल निम्न क्षेत्र की ओर प्राप्त होता है। इसके द्वारा हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वंडरवॉल विपरिरक्षण या वंडरवॉल डी शील्डिंग। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने दिया है, एथीन के लिए डेल्टा वैल्यू कम आती है। जैसे ही एल्कीन के 2 हाइड्रोजन को बड़े समूह आर द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, उस कंडीशन में सिग्नल जो है वो उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वंडरवॉल डी शील्डिंग या वंडरवॉल विपरिरक्षण इसे कहते हैं। एथीन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को यदि किसी बड़े समूह द्वारा विस्थापित कर दिए तो त्रिविन्यासी बाधा उत्पन्न हो जाती है, या बड़े समूह त्रिविन्यासी बाधा के कारण हाइड्रोजन के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। अतः वंडरवॉल अंतःक्रिया के कारण प्रोटॉनों का विपरिरक्षण होता है तथा सिग्नल जो है वो निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। तो वंडरवॉल डी शील्डिंग के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यदि हाइड्रोजन के एल्कीन में या एथीन में हाइड्रोजन को यदि बल के समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो बचे हुए प्रोटॉन हैं, द्विबंधित कार्बन के साथ जुड़े हुए जो प्रोटॉन हैं, उनका विपरिरक्षण हो जाता है तथा उनका एनएमआर सिग्नल जो है वो निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, निम्न क्षेत्र की ओर या डाउनफील्ड क्षेत्र में सिग्नल प्राप्त होगा। इसी तरह से रासायनिक विस्थापन को हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत प्रभावित करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो 2 विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में सैंडविच हो जाता है। 2 उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में सैंडविच होने के कारण दोनों जो उच्च विद्युत ऋणी तत्व है या परमाणु हैं वो हाइड्रोजन की वेसिनिटी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, और जब वो हाइड्रोजन की वेसिनिटी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमें पता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, परिरक्षण कर रहे हैं। और परिरक्षण करने वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विपरिरक्षण हो जाएगा। और विपरिरक्षण के कारण एनएमआर सिग्नल डाउनफील्ड या निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। तो जब कभी भी हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होगा तो उस प्रोटॉन का एनएमआर सिग्नल निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। जैसे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, दोनों ही केस में एनएमआर सिग्नल जो है वो निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। वो हाइड्रोजन या वो प्रोटॉन जो हाइड्रोजन बंध से बंधित है उसका एनएमआर सिग्नल हमेशा डाउनफील्ड क्षेत्र में, निम्न क्षेत्र में या टीएमएस से दूर प्राप्त होता है। तो इसको इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध तथा अंतरामोलिकुलर या अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
NMR स्पेक्ट्रल डेटा की सहायता से। तो उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम इसको दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू।